सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोडिवर्स। सो आज हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें भागलपुर में एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ है उत्तम कुमार यदुवंशी जी, जो कि एयू बायोटेक के संस्थापक भी हैं। जो एयू बायोटेक है कम्प्लीटली आपके जो भी बिहार के इंडिया के फार्मर्स हैं उनको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले उत्तम सर, आपका सभी बहुत बहुत स्वागत है बायोडिवर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार शिवम जी कि इस तरह का प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं और किसानों को और हमारे बिहार के युवाओं को बता रहे हैं या किसानों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि हम जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपको ये आइडिया कैसे आया और आपने कैसे एयू बायोटेक की शुरुआत की और कब की? देखिए, ये आइडिया बेसिकली देखा जाए तो आइडिया का पीछे एक रीजन होता है कि प्रॉब्लम क्या है। जी जी। तो ऑलरेडी हमने बीएससी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किए हैं। तो 2017 में हम लोग इंटर्नशिप के लिए पटना के महावीर कैंसर गए थे। वहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंसर के पेशेंट है, कहीं न कहीं हर लोग बिहार के ही हैं ज़्यादातर, और वहाँ पे उनके जो फैमिली है सब लोग कहीं न कहीं परेशान दिखे। तो हमें लगा ये बीमारी आ रहा है, तो हम लोग एज ए रिसर्चर है, हमें तो आइडिया लग जाते हैं ये चीज़ किस रीजन से आ रहा है। तो फिर आइडिया लगा कि कहीं न कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनके खाने-पीने में जो पोषक तत्व मिलना चाहिए खाने के साथ, वो नहीं मिल पा रहे हैं, और एक्स्ट्रा जो है लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम अदर सोर्स करके खाएं, जो भी चीज आ रहा है सीजनेबल फ्रूट या वेजिटेबल। तो आइडिया आया कि हम लोग बिहार में रह के क्यों ना फार्मिंग को बेहतर कर सकते हैं, जिससे बिहार में युवाओं को रोजगार भी मिले और किसानों को हम लोग वो प्रोड्यूस कराएं जो मार्केट में डिमांड है बट यहाँ हो नहीं रहा है। तो इन सब चीजों को समझते हुए, देखते हुए, और प्रॉब्लम भी था कहीं ना कहीं, तो आइडिया लगा कि हम लोग क्यों ना इस स्टार्टअप में आए और हम लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और खुद हम लोग रेवेन्यू जनरेट करें और लोग को भी उसमें इंगेज करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आए दिन आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखता रहता हूँ कि आपको कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। आप कई सारी यूनिवर्सिटी, कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी विजिट करते रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, बेसिकली देखा जाए तो यदि आप काम करेंगे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सम्मान भी मिलेगा। पैसा तो देखिए अल्टीमेटली चाहिए ही है, चाहे हम स्टार्टअप फाउंडर रहे या फिर हम कहीं जॉब करें, लेकिन इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह बात करें हम लोग इंगेजमेंट का, हम पैसा तभी बना सकते हैं या हम एज ए प्रोफेशनल तभी आगे बढ़ सकते हैं या बिहार में इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तभी आ सकता है जब हम लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया करें कि उनका प्रॉब्लम क्या है, मार्केट साइज क्या है, उसमें कितना कंपटीशन है, हम उसको कैसे कंप्लीट कर पाए। तो इन्हीं सब चीज को देखते हुए हम लोग करते रहे और अब अलग 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 ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़ रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और हमें बात बताने का भी मौका मिल रहा है। तो फिर हमें लग रहा है कि हम लोग जो इनिशिएटिव लिए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बढ़िया है। बहुत सारी जगह सम्मान भी मिल रहे हैं, अवार्ड भी मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए देखा जाए तो एक प्रेरणा का स्रोत भी है और एक एनर्जी भी आता है कि हम जो काम को कर रहे हैं तो पैसा तो मिल ही रहा है, लोग जुड़ ही रहे हैं, एक सम्मान भी मिल रहा है, जो जी कहीं ना जी। कहीं हमें लाइफ में, अपने लाइफ में होना चाहिए। एक सम्मान के साथ हम लोग को भी इंगेज कर पाए। तो हम लोग अब इस इनिशिएटिव की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब मार्केट का डेटा पता आ गया है, जो अच्छे कनेक्शन है वो पता है, और हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट का जो स्कीम प्लानिंग है उसमें हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करें ताकि बिहार के किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और बिहार का प्रोड्यूस को हम लोग बाहर कैसे कनेक्ट कर पाए। अभी हम बात करें तो आम लीची का सीजन चल रहा है जो पैन इंडिया फेमस है। तो कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे हैं इन उत्पादों को हमारे कंपनी के माध्यम से कैसे इंड यूजर तक पहुंचे, जो कहीं ना कहीं बिहार के लोग बाहर में हैं, उनको क्वालिटी वाला चीज नहीं मिल पा रहा है या डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग इन सब चीजों में काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बिहार के चीजों को हम लोग कैसे अच्छा ब्रांडिंग पैकेजिंग करके इंड यूजर को जो है क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे पाए जिसमें टेस्ट भी हो और सेहत का भी वो ख्याल रखे। तो इन सब चीजों पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और बहुत सारा जो है एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और बहुत सारा पाइपलाइन में भी है। जी जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के छात्र होते हैं
वो बेंगलुरु, चेन्नई, तमिलनाडु, पुणे, गुजरात जैसे वहाँ पर छोटे छोटे बायोटेक कंपनी में 15,000 17,000 में काम करते हैं। तो मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी की जो इकोनॉमी है 2030 तक आपके 300 मिलियन बिलियन डॉलर्स की होने वाली है, लेकिन फिर भी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में इतनी बेरोजगारी क्यों है और स्टूडेंट्स इतने अंडरपेड और अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? यस यस, आवाज आ रही है आवाज। जी जी, बोलिए। आप बेसिकली देखा जाए तो हम लोग जो बीएससी एमएससी बायोटेक करके कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं, तो पहला जो मेजर चैलेंज हम लोग देख रहे हैं या फेस कर रहे हैं कि पहले हम लोग का एक माइंड सेट नहीं होता है कि हमें किस में जाना है, हमें रिसर्च में जाना है या हमें जॉब में जाना है या हमें अपना वेंचर स्टार्ट करना है या किसी चीज को हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नहीं ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज समझने बुझने में हम जैसे युवा 3 साल 4 साल 5 साल वेस्टेज हो जाता है। ना हमें मार्केट का प्रॉब्लम पता चल पाता है। और जॉब वाली कंपनी जो भी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा हो या मार्केटिंग में हो, तो उनको कहीं ना कहीं जो है एक्सपीरियंस बच्चे चाहिए, जिसके पास नॉलेज और एक्सपर्टीज और स्किल होना चाहिए। तो स्किल की बात करें तो अभी लाइफ साइंस में बहुत कम ही बच्चे जो है एक्सपर्टीज के रूप में या कोई स्किल होता है उनके पास। तो मेजर चैलेंज यही आ रहा है जिसके कारण 2 3 साल 5 साल जॉब कर रहे हैं, बट जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हमें फिर लगा कि हम लोग जब एमएससी करके हम लोग यदि इंटरप्रेन्योर की ओर आगे बढ़े तो इसमें संभावना भी है, और बिहार जैसे राज्य में तो बहुत संभावना है, क्योंकि यहाँ सप्लाई चेन में बहुत चीजों का कमी है। तो इन सब चीज में हम लोग यदि काम करें तो अच्छा रिस्पांस बन सकता है, और बिहार में जो एक जीडीपी का ग्रोथ होगा यदि हम लोग बिजनेस मॉडल में आए तो कंपनी को भी हम लोग अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो क्या आपकी जो कंपनी है एयू बायोटेक, क्या ये बीएससी बायोटेक, एमएससी बायोटेक के फ्रेशर्स को हायर करती है क्या? हाँ, बेसिकली हम लोग इस साल से प्लानिंग है, क्योंकि हमें भी एज ए इनिशियल में जानना था कि बिहार में फार्मिंग साइज क्या है, नंबर ऑफ फार्मर क्या है, कितने फार्मर है जो फार्मिंग कर रहे हैं, कौन कौन सा क्रॉप हो रहा है। तो हर चीज को हम लोग अपने लेवल से देखें। तो अब हम लोग इंटर्नशिप के लिए भी जो है बच्चे को हायर भी करेंगे, और कुछ को एज ए जॉब में भी हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं लाएं। तो बट चैलेंज यही आ रहा है यूथ में कि उनको एक एक्सपर्टीज और एक माइंड सेट नहीं होता है। बस उनको लग रहा है कि हमें ये सैलरी ये पैकेज मिल जाए तो हमें ठीक है, लेकिन कंपनी वो भी पे करेंगे, लेकिन उनके बदले उनका क्या एक्सपर्टीज है या किस तरह के प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करेंगे या किस चीज को वो डेवलप करेंगे, इस चीज पे यदि फोकस करें तो युवाओं भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा पैकेज ले सकते हैं बिहार में रह के भी। जी उत्तम जी, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डिग्री एलिवेशन है वो बढ़ता जा रहा है, विच मीन्स हायर स्टडीज़ की जो डिमांड है बढ़ते जा रही है, लेकिन उस प्रकार से जो जॉब सप्लाई है इंडिया में नहीं हो पा रहा, और ना ही हमारे स्टूडेंट्स उतने स्किल्ड हैं। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो, या फिर आपका कोई भी लाइफ साइंस का एक कोर्स हो, उसमें आपका टोटली हैंड्स ऑन रिक्वायरमेंट खोजता है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं और कॉलेजेस में जो बेसिकली सिलेबस है काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही मिल पाता है, और प्रॉपर तरीके से जो प्रैक्टिकल जो हैंड्स ऑन होनी चाहिए कोई भी आपके बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर लैब में या फिर एग्रीकल्चर लैब में, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जल्द से जल्द बच्चों के लिए इंटर्नशिप की सुविधा को उपलब्ध कराएं, ताकि बच्चे आपकी कंपनी में चीज़ों को सीख कर धीरे धीरे बिहार का ही नाम रोशन करें। और अभी फ़िलहाल आपके एयू बायोटेक में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, या फिर सिर्फ आप अकेले हैंडल कर रहे हैं? देखिए, अभी तो एयू बायोटेक में ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि खासकर अभी हम लोग उन लोग को रख रहे हैं जिनको ऑलरेडी मार्केट में कुछ लिंकेज है, और हम लोग अभी डायरेक्ट फार्मर को ही कनेक्ट कर रहे हैं जो लोकल बंदे होते हैं, क्योंकि हम लोग इस प्रोजेक्ट को अभी बड़ी लेवल पे नहीं ले जा रहे हैं। अभी हमें पायलट करना था, अब हम लोग जो है इसको स्केलेबल करने जा रहे हैं। तो हम लोग लोकल ही वर्कर रहते थे, लोकल में ही काम करते थे, और खासकर हमारा उस गांव में फोकस रहता है जिस गांव में सब्जी की फार्मिंग होता है।
क्योंकि वहाँ पे हमें रिजल्ट भी इंस्टेंट मिलता है। फार्मर को हम लोग ऑब्जर्व करके पायलट करके दिखा भी पाते हैं कि पहले जो आप फार्मिंग कर रहे थे या अभी जो फार्मिंग कर रहे हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उसमें पता चला कि उनका ग्रोथ एक प्रॉपर वे में होता है, उसमें कम से कम डिजीज लग रहे हैं और उसका प्रोडक्शन भी एवरेज होता है। तो कहीं न कहीं ये 3-4 चीज़ को देखें तो अब हम लोग प्लानिंग है कि बिहार के अलावा जो भागलपुर है उनके साथ-साथ हम लोग और डिस्ट्रिक्ट में भी प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोग अभी डिजिटली भी हमारा एप्लीकेशन आ रहा है जिससे बिहार नहीं, इंडिया के कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेज में हम लोग अभी 1.5 साल बिहार में ही प्लानिंग रहेगा, क्योंकि बिहार देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया है और बिहार में रह के यदि हम बिहार के किसानों के लिए बिहार के प्रॉब्लम को हम लोग समझ के यदि काम करें, चैनल पार्टनर को ऑन बोर्ड करें, तो संभावना बहुत है बिहार में और ग्रोथ भी बहुत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने एयू बायोटेक का इस्टेब्लिशमेंट किया, तब से लेकर के अभी तक आपने कई सारे किसानों की मदद की, कई सारे किसानों से आप मिले होंगे, कई सारे गाँव में, डिफरेंट सिटीज़ में आप जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। तो जो बेसिक प्रॉब्लम इंडिया के फार्मर्स अभी फ़ील कर रहे हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मैं उन बेसिक प्रॉब्लम्स को एक बार आपसे उजागर करना चाहता हूँ। देखिए, फार्मर का जो बेसिक प्रॉब्लम है, सबसे पहले यदि हम बिहार के किसानों की बात करें तो यहाँ पे अवेयरनेस के साथ किसानों को सपोर्ट की जरूरत है और उस सपोर्ट में या तो प्राइवेट प्लेयर एज ए कंपनी आए या गवर्नमेंट का जो पॉलिसी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो, तभी बिहार में जो है किसानों का भलाई हो सकता है और उसका जो सही रेट है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करने के बाद रेट नहीं मिल पा रहा है। दूसरा इशू आ रहा है कि वो यदि कोई क्रॉप लगा रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर वे में कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि कब क्या करना है, नहीं करना है, इस डोज में स्प्रे करना है। तो बेसिक ये सब चैलेंज आ रहा है जिसके कारण इशू आ रहा है कि हम लोग उनको मार्केट में कैसे कनेक्ट कर पाए। तो मेजर फार्मर का यही इशू है और उसमें फिर आता है कि हम लोग उसको स्टोरेज कैसे करें, प्रोक्योरमेंट कैसे करें। तो बेसिक चीजें आ रहा है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन उसे पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है कि हमें, और दूसरा है कि उन किसानों को थोड़ा भरोसा भी नहीं हो पा रहा है कि ये सही है या गलत है। चीजें यही आ रहा है कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको जो कोई भी क्रॉप लगने से पहले हम लोग क्रॉप कैलेंडर बना रहे हैं, उसको मैसेज जाए, वो हमारा एप्लीकेशन में आके सोशल मीडिया पे आके हर चीज को वो देख सकते हैं। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो सीजनेबल क्रॉप लगा रहे हैं, धान गेहूं चावल, उसमें लिमिटेड इनकम है, परेशानी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो डे टू डे अभी बढ़ रहा है। तो हम लोग उनके अलावा अदर क्रॉप पे भी शिफ्ट होना पड़ेगा, चाहे वो सब्जी का हो या फल का हो या एग्री एलाइड में हम लोग मशरूम फार्मिंग की बात करें या थोड़ा हमें डेयरी पे फोकस करना है, तो इन सब चीज का या मिलेट पे फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में अब जो है अदर डोमेन पे भी हमें आना होगा। ओके। और सबसे बड़ा इसमें और ये भी आ रहा है कि हमें छोटे छोटे फार्म इक्विपमेंट या छोटा टूल्स का यूज करना है, जिस काम को करने में हमें सुविधा भी मिले और हमारा समय का भी बचत हो और जो प्रॉब्लम आ रहे थे उनको भी हम लोग कम कर पाए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे किसान को समझना होगा और छोटे लेवल पे पायलट करना होगा, तभी वो स्केलेबल होगा। तो फिर लगेगा कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी किसानों के लिए बेहतर है। तो ये सब चीजें आ रहा है और सिस्टम में फार्मिंग करे, ट्रेडिशनली फार्मिंग से अब कुछ बेनिफिट ज्यादा हो नहीं रहा है, परेशानी बढ़ रहा है। तो हम लोग वही प्लानिंग कर रहे हैं कि किसान को कैसे हम लोग कंसल्टेंसी दे उनके क्रॉप प्रोडक्शन में, उनका प्रोक्योरमेंट में, उसके बाद हम लोग अच्छे पैकेजिंग करके इंड यूजर को कैसे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दे पाए। कहीं ना कहीं बिहार में तो सब्जी का, फल का डिमांड तो है ही हर घर में। तो इस बिजनेस में यदि हम लोग आए तो अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाए और वो हमारा जो ग्राहक है उसको क्वालिटी वाला चीज दे पाए। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, दूसरा होता है बायो फर्टिलाइजर। तो एयू बायोटेक अभी मोस्टली किस पे डील कर रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे कि बायो फर्टिलाइजर पे? क्योंकि जो बायो फर्टिलाइजर है उसके लिए एक प्रॉपर लैब का सेटअप करना पड़ता है, प्लस उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें आपका चाहे आप एनाबिना ले लीजिए, कोई तरह का एली साइनोबैक्टीरिया, उसमें बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो करेंटली आप एक बायोटेक लैब के साथ डील कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे डील कर रहे हैं? देखिए,
हमारा जो कंपनी है बेसिकली देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर पे तो ऑलरेडी चल ही रहा है और फार्मर भी उसी पे फोकस कर रहे हैं। बट चैलेंज आ रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर डाल के भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और कहीं न कहीं जो मिट्टी को, जो प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसमें एनपीके के अलावा और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो। तो कहीं न कहीं उन चीज़ों का जो कमी आ रहा है, उनको भी डालना होगा। तो ये एक दिन का काम नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिक पे आ जाएँ। तो कहीं न कहीं हम लोग बैलेंस करके कैसे न्यूट्रिशन को डालें और उसका रिजल्ट भी है। बट चीज़ें आ रहा है कि फार्मर को या इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए हर फील्ड में, किसान को भी इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, युवाओं को भी इंस्टेंट लगे कि हमें कहीं अच्छा पैकेज मिल जाए। तो ये इंस्टेंट वाला चीज़ें नहीं है, कहीं न कहीं हमें इसमें एंगेज होना होगा, इन्वॉल्व होना होगा। फिर हमें लगेगा कि हाँ, ये थोड़ा स्लो रिजल्ट है लेकिन ये क्वालिटी वाला चीज़ है और कहीं न कहीं जो डिजीज़ आ रहा था या जो प्रोडक्शन की अभी देखा जाए तो बहुत कम हो रहा है, या इनका रीज़न यही है कि हमें एक कॉम्बिनेशन में काम करना होगा। तब जो है हमारा प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, क्वालिटी भी बेहतर होगा और जो सीजनेबल जो चैलेंज आ रहा है प्लांट में या उनके जो फ्रूट्स में, तो वो सब भी कंट्रोल हो पाएंगे। ओके, चलिए, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि इरिगेशन सिस्टम है, जो वाटर सप्लाई हम लोग क्रॉप फील्ड्स में प्रोवाइड करते हैं, जो पानी पटाते हैं अगर हिंदी में कहें, तो इरिगेशन आपके कई प्रकार के होते हैं एग्रीकल्चर में। कुछ होता है आपका ड्रिप इरिगेशन जिसमें पानी धीरे धीरे आता है, कुछ होता है आपका फास्ट इरिगेशन, कुछ स्प्रिंकलर की मदद से। तो अभी करेंटली बिहार में किस प्रकार का इरिगेशन सिस्टम का मोस्ट ऑफ द किसान इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बिहार की बात करें तो फार्म मैकेनाइजेशन या फिर हम लोग इरिगेशन की बात करें तो अभी नहीं के बराबर जो है ड्रिप इरिगेशन या टपक ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर लगा हुआ है। अभी ज्यादातर देखा जाए तो 95% फार्मर ट्रेडिशनल फार्मिंग जो भी चल रहा है फ्लड के माध्यम से ही चला रहे हैं, वो पूरा पटा देते हैं खेत को। तो कहीं न कहीं दूसरा रीजन ये भी है कि बिहार में बड़े प्लॉट नहीं रहे और सब मार्जिनल फार्मर है। तो मेजर इशू ये भी आ रहा है, लेकिन चीजें हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। बिहार में संभावना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो अभी नहीं हो सकता है, लेकिन क्लस्टर में हम लोग फार्मर के साथ प्लानिंग कर रहे हैं और जो अभी सरकार का भी स्कीम चल रहा था कि क्लस्टर में फार्मिंग करे जो एफपीओ के माध्यम से, ताकि एक साथ किसानों को हर चीज की जानकारी मिल पाए, वो एक साथ प्रोक्योरमेंट करके डायरेक्ट मंडी ले जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं किसान को जो है कम्युनिटी में ये होना होगा कि हम लोग ग्रुप में कैसे फार्मिंग करें। तो इन चीज पे यदि किसान अवेयर हो और उसमें थोड़ा सा आगे बढ़े तो संभावना है कि फार्मिंग से बेहतर जो है हम लोग कमाई कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि पहले इंसेक्टिसाइड में अगर बात करें तो पहले जो आपका डीडीटी था उसे अभी शायद कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। पहले उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था। तो देखिए, इंसेक्टिसाइड से जैसे बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, हर एक फूड चेन में आपका जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिससे जानवरों को, पौधों को प्लस इंसानों को कई सारे बीमारियों का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अभी जो इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं उनमें जो केमिकल्स हैं वो वैसे ही हार्मफुल हैं या फिर उनकी टॉक्सिसिटी को थोड़ा कम कर दिया गया है? देखिए, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे 26 या 27 पेस्टिसाइड है जिसको बैन कर दिया गया है। बट चैलेंज आ रहा है कि फार्मर में भी बेसिक देखा जाए तो उसमें जब पेस्ट इंसेक्ट उनके क्रॉप में, उनके फसल में जब ज्यादा लग जाते हैं, तब फार्मर जो है अवेयर होते हैं कि अब हमारा फसल को कीड़े ज्यादा अटैक कर रहे हैं, तब वो लोग इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें फार्मर को भी अवेयर होना होगा कि हम अर्ली स्टेज में या एक सिस्टम में हम लोग कैसे स्प्रे करें। यदि हम बिहार की बात करें, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है या जो फार्मिंग पे अच्छा काम कर रहे हैं, वो 7 से 10 दिन में स्प्रे करते हैं सब्जी में। तो कहीं ना कहीं एक यदि हम लोग बैलेंस डोज में स्प्रे करें तो अर्ली स्टेज में जो नॉर्मल पेस्टिसाइड है उनसे भी हम लोग कंट्रोल करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और डिजीज को भी कम कर सकते हैं। तो इसमें फार्मर को भी अवेयर करना होगा। सरकार का तो पॉलिसी आ ही रहा है, लेकिन हमें हर लोग को आगे बढ़ना होगा, चाहे हम किसान हो या हम एंटरप्रेन्योर हो या हम जो रिसर्चर है, सबको कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होना होगा। तभी हम लोग कहीं ना कहीं स्वस्थ रह पाएंगे। अल्टीमेटली हमारा भी तो जीवन है। जी, तो
मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अपना एयू बायोटेक स्टार्ट किया, जो बिहार के लिए, भागलपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और एक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है कि अपने राज्य में रहकर अपने कोर्स, अपने डिग्री से संबंधित आपने काम किया। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जो बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद या कोर्स लेने के बाद अपने आप को कोसते हैं, डिग्री को कोसते हैं, और अल्टीमेटली किसी दूसरे फील्ड में ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। हालांकि उन्हें, वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने भी अच्छे से मार्क्स लाए होते हैं, एमएससी में भी वो अच्छे कॉलेज में करते हैं, अल्टीमेटली रिसर्च फील्ड से काफ़ी घबरा कर वो दूसरे फील्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया, तो युवा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से, यानी कि रिस्क लेने से काफ़ी डरता है, जैसा कि मैं फील करता हूँ। मेरे ओपिनियन में अगर बात करें, अगर उसे कहे कि आप जाके कहीं पर जॉब कर लीजिए या आप इस कंपनी में सीवी भेज दीजिए, तो उसके लिए ईजी होगा। लेकिन उसके घर में सारी सुविधाएं होने के बावजूद वो एंटरप्रेन्योरशिप से क्यों डर रहा है, वो क्यों नहीं बिहार में या फिर किसी भी स्टेट में रह करके अपनी कंपनी क्यों नहीं शुरू कर पा रहा, हालांकि उसने जो पढ़ाई की होती है उतनी नॉलेज सफिशिएंट होती है कि आप एक छोटे स्मॉल स्केल पर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे लोगों से मिलते मिलते चीज़ें हो सकती हैं।